हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का जो 7th चैप्टर है उसका जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। यस, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए, दो चालक तार हैं, दोनों में विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए तो उनके मध्य एक बल कार्यरत होता है। तो उसी बल को हम डिस्कस कर रहे हैं। यह बल उत्पन्न क्यों होता है, सबसे पहले तो हम इस रीजन को समझते हैं। एक ये तार है और ये तार है, ये ए और ये बी। जब इस चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। मान लीजिए चालक ए में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये कौन सा प्रभाव है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, राइट। अब बी किसमें उपस्थित है? ये जो तार बी है वो किसमें उपस्थित है? इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में। इसके द्वारा, तार ए के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में तार बी स्थित है। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर एक बल कार्यरत होता है, राइट। तो ये तार इस पर बल लगाएगा। इसी प्रकार तार बी में जो धारा प्रवाहित हो रही है इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके चुंबकीय क्षेत्र में तार ए स्थित है जिसके कारण तार ए भी बल का अनुभव करता है, करेक्ट। तो दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य बल क्यों लगता है उसका रीजन स्पष्ट है। यहां एक तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। दो चीजें एक साथ कार्यरत हो रही है, राइट। और इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल और इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल दोनों परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होते हैं, जो कि न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है, राइट। क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर। ये तो प्रकृति का फंडामेंटल नियम है, मूलभूत नियम है जो हर जगह लागू होता है, करेक्ट। तो यहां पर तीन चीजें आप एक साथ देख सकते हैं: विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, और तीसरा न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन एंड रिएक्शन। ओके, इससे संबंधित जो मैथमेटिक्स है, गणित है, उसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल उसका परिमाण कितना होगा और इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल उसका परिमाण कितना होगा। ओके, एक और चीज एक्सपेरिमेंटली यहां पर पहले डिस्कस कर लें कि अगर एक ये तार है, एक ये तार है, ए बी तार है, इन दोनों में समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, I1 I2। ए में धारा मान लीजिए I1 है, बी में धारा I2 है, और दिशा क्या है? समान है, और तार समांतर रखे गए हैं। जिस प्रकार दो समांतर रेखाएं होती है उन रेखाओं पर ये तार रखे गए, दोनों समांतर हैं। समांतर होने का अर्थ है अनंत पर जाकर मिलते हैं, ओके। अब इनके मध्य जो बल कार्यरत होता है वो आकर्षण का होता है। यानी अगर समान दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो ये तार, इस पर बल इधर लगता है और इस पर बल इधर लगता है, ये स्थिति प्राप्त होती है। तार एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जब दोनों तारों में, समांतर तारों में समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तारों के मध्य आकर्षण होता है। तो यहां क्या होगा? आकर्षण। करेक्ट। यहां देखें
इस तार में ऊपर की ओर और इस तार में धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है, तो इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है इस प्रकार से। इस पर बल राइट साइड में और इस पर बल लेफ्ट साइड में लगता है, तो यहां क्या होगा? प्रतिकर्षण। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। विपरीत समान दिशा आकर्षण, विपरीत दिशा प्रतिकर्षण। अगर विद्युत धारा विपरीत दिशा में बह रही है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। इसको याद करने का तरीका यहां पर देखिए, आकर्षण समान दिशा, यहां पर इन दोनों शब्दों के मध्य आपस में कोई संबंध नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहां देखें विपरीत, विपरीत, परित, और यहां देखिए प्रति, यानी विपर कॉमन, प्रतिकर्षण विपरीत, विपरीत दिशा प्रतिकर्षण। तो इस तरह से आपको अपनी मेमोरी को शार्प करना चाहिए। शब्दों के मध्य सह संबंध स्थापित करते हुए आप अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं। करेक्ट। जिन भी स्टूडेंट्स की मेमोरी अच्छी होती है उनको अगर हम डिटेल में समझें तो उनमें ये क्षमता अधिक होती है। याद करने की जो क्षमता है वो आपस में संबंध स्थापित करने पर आधारित है। तो जो विद्यार्थी जितना अधिक शब्दों के मध्य या चित्र के मध्य संबंध स्थापित कर लेते हैं वो अधिक चीजों को अधिक समय तक याद रख सकते हैं। तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे, विपरीत प्रतिकर्षण। करेक्ट। अब हम इसका गणितीय विश्लेषण करते हैं। इसके लिए हम दो तार ले रहे हैं, ये तार है और एक ये तार है। आपको यहां बना लेते हैं, और एक ये तार है। मान लीजिए दो तार हैं, इसको मान लेते हैं PQ और इसको मान लेते हैं RS। तार PQ में I1 धारा प्रवाहित हो रही है और तार RS में I2 धारा प्रवाहित हो रही है। राइट। दोनों के मध्य जो समांतर दूरी है वो है स्मॉल d। समांतर है तो ये दूरी भी d होगी, यहां भी d, यहां भी d। दोनों तारों के मध्य दूरी कितनी है? स्मॉल d, लंबवत दूरी। ये लंबवत दूरी है। ऐसे दूरी अलग अलग तरह से ले सकते हैं, बट यहां जो दूरी ली गई है वो लंबवत दूरी है, ये आप ध्यान रखेंगे। PQ व RS दो तार हैं, चालक तार हैं जो एक दूसरे के समांतर स्थित हैं। तार PQ में I1 विद्युत धारा तथा तार RS में I2 विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दोनों तारों के मध्य लंबवत दूरी स्मॉल d है। करेक्ट। अब हम इस तार के कारण यहां जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको निकालते हैं। उसका मान कितना होगा? देखिए, सबसे पहले PQ में धारा के कारण d दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। देखिए, PQ में धारा I1 के कारण d दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र देखिए
कितना होगा, ये मान लो B1, इसको हम पहला तार मान लेते हैं, इसको दूसरा तार मान लेते हैं। तो पहले तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 लेते हैं। नोटेशंस वह संकेत है इस प्रकार से जो लिए जाते हैं, उसका कारण है I1 और I1 के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1। तो आप देखिए म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई B, ये पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण D दूरी पर या R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई B। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I1 और D दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब जो तार RS है वो B1 चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो गया है, B1 चुंबकीय क्षेत्र में, राइट। अब देखिए हम बात करते हैं दिशा की। जो B1 चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा किस प्रकार से है, हमने बताया था राइट हैंड थंब रूल। अगर धारा की दिशा अंगूठे की दिशा में हो तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। तो आप देखिए यहां पर इसका कोई अल्पांश ले लेते हैं, तार पर कोई अल्पांश लेते हैं हम डेल्टा L2 अल्पांश लेते हैं, क्योंकि तार कौन सा है, दूसरा। इसमें ये अल्पांश लिया हमने डेल्टा L2 सदिश। इस प्रकार से धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये दिशा डेल्टा L2 सदिश की, ऊपर की ओर जो दिशा है वो डेल्टा L2 सदिश है, करेक्ट। अब देखिए यहां पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो किस प्रकार से होगा, मुड़ी हुई अंगुलियां देखिए इस प्रकार से, धारा की दिशा, करेक्ट। अब इस बिंदु पर D दूरी का वृत्त बनाएंगे, ये अल्पांश बिंदु मान सकते हैं इसे, यहां से D दूरी का एक वृत्त बनाएंगे। तो इस अल्पांश पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होगी, अंदर की ओर, स्पर्श रेखा की दिशा में। देखिए यहां पर ये अल्पांश है, इस दिशा में ये अंदर की ओर है, इस प्रकार से ये अंदर की ओर है, करेक्ट। तो डेल्टा L2 अल्पांश पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां होगी, अंदर की ओर, करेक्ट। तो यहां पर B2 की दिशा है अंदर की ओर, ये दिशा B2 की रहेगी। B2 सदिश, करेक्ट। और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I2। डेल्टा L2 सदिश पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो बोर्ड के अंदर की ओर है। जैसे ये अगर बोर्ड है तो ये अंदर की ओर, बिल्कुल अंदर की ओर, लंबवत अंदर की ओर है, करेक्ट। तो अल्पांश और B2 के मध्य कोण कितना हुआ, 90 डिग्री। ये डेल्टा L2 अल्पांश है, देखिए ये डेल्टा L2 अल्पांश और ये B2, तो कोण कितना हुआ, 90 डिग्री। अगर ये अंदर की ओर है, यूं देखें तो आप देखिए डेल्टा L2 सदिश और B2 सदिश के मध्य कोण होगा 90 डिग्री, करेक्ट है, राइट। अब RS पर लगने वाले बल का मान कितना होगा, धारावाही चालक जब चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है तो उस पर बल का मान कितना होता है, I L क्रॉस B, ये हमने पढ़ा था। बल का मान होगा I L क्रॉस B, इस सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। I धारा, जिस चालक तार पर बल लग रहा है उसमें धारा, L लंबाई और B जिस चुंबकीय क्षेत्र में वो स्थित है। देखिए
डेल्टा L2 अल्पांश पर बल, यहां पर हम केवल अल्पांश ले रहे हैं, तार की लंबाई अनंत मान सकते हैं, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इस तार का एक छोटा सा भाग ले रहे हैं, डेल्टा L2 ले रहे हैं। तो देखिए इस सूत्र का उपयोग करेंगे, अल्पांश डेल्टा L2 सदिश पर B1 के कारण, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, B1 के कारण बल। एक अल्पांश पर बल ले रहे हैं तो इसको F से नहीं लिखकर डेल्टा F से लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं हम डेल्टा F2। दूसरे तार पर बल लग रहा है, करेक्ट, पहले तार के कारण दूसरे तार पर बल है, तो हम डेल्टा F2 लिख देंगे। तो ये क्या होगा, दूसरे तार में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I2, और यहां क्या होगा, किस अल्पांश पर, डेल्टा L2 पर, क्रॉस B1। अल्पांश डेल्टा L2 पर B1 के कारण बल कितना लगेगा, I2 डेल्टा L2 क्रॉस B1 लगेगा। क्लियर है, राइट। अब देखिए इसको ओपन करें, I2 डेल्टा L2 और B1 के मध्य कोण कितना है, यहां देखिए ये कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री, डेल्टा L2 और B2 के मध्य, सॉरी B1 लेंगे, B1 लिया जाएगा, सॉरी, क्योंकि हमने यहां B1 लिया है, डायग्राम में ये B2 लिख दिया मैंने गलती से, तो एक्चुअली ये B1 है, इसके कारण यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B1 है। अब देखिए I2 इक्वल्स टू डेल्टा F2 इक्वल्स टू I2 डेल्टा L2 B1, डेल्टा L2 B1 साइन 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये हो गया मान डेल्टा F2, I2 डेल्टा L2 B1 का मान यहां रख देते हैं, इस समीकरण से ये B1 का मान यहां पुट कर देंगे, तो देखिए, तो देखते हैं डेल्टा F2 इक्वल्स टू I2 डेल्टा L2 B1 का मान म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई B, I2 डेल्टा L2 म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई B, करेक्ट। अब म्यू नॉट I1 I2, इस ब्रैकेट को इसके साथ मिक्स करते हुए लिखें, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D डेल्टा L, ये हो गया डेल्टा F। यहां पर हमने केवल परिमाण लिया, ये आप ध्यान रखना, बल का केवल यहां पर परिमाण लिया गया है, एकांक लंबाई पर बल डेल्टा F2 अपॉन डेल्टा L2, तो ये आ गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई। RS तार पर जो बल लग रहा है उसका मान, एकांक लंबाई के लिए हमने क्या किया, भाग दे दिया, ये है RS की एकांक लंबाई पर PQ के कारण बल, लंबाई से भाग दे दिया, बल बटा लंबाई, एकांक लंबाई हो गई, तो इसका मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, करेक्ट। अब इसी प्रकार से हम RS के कारण PQ पर बल ज्ञात करते हैं। अब एक पॉइंट यहां पर कि दिशा कहां होगी, इस बल की जो दिशा है वो कहां होगी, देखिए बल की दिशा है डेल्टा L2 क्रॉस B1, इस दिशा में, क्योंकि डेल्टा F2 क्या था, I2 डेल्टा L2 क्रॉस B1, डेल्टा F2 का मान, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, डेल्टा F2 की दिशा, इसकी दिशा क्या होगी,
देखिए डेल्टा L2 और B1 से बनने वाले तल के लंबवत होंगे। अगर हम इसको इस प्रकार से घुमाएं डेल्टा L2 से B1 की ओर दक्षिणावर्ती पेज की ओर, तो वो किस दिशा में जाएगा? इस दिशा में। तो बल की दिशा होगी डेल्टा F2 सदिश, ये डेल्टा F2 सदिश दिशा रहेगी इस तार की ओर, PQ की ओर। क्लियर है? ये दिशा कैसे निकाली है? ये डेल्टा L2, ये B1, दक्षिणावर्ती पेज को घुमाएं तो ये कहां जाएगा? अंदर की, और ये दिशा। करेक्ट? तो इस प्रकार से हमने दिशा ज्ञात कर ली है डेल्टा F2 की। इसी प्रकार से हम RS के कारण PQ पर बल निकालते हैं। देखिए क्या होगा यहां पर, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 है, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अगर B2 है तो उसकी दिशा देखिए क्या होगी? बाहर की ओर। यहां पर एक अल्पांश लें डेल्टा L1 सदिश, इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो ये होगी B2 सदिश, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हुआ है? दूसरे तार के कारण। दूसरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इसलिए हमने इसको B2 लिखा है। लेकिन पहला तार है तो धारा I1 और अल्पांश डेल्टा L1। करेक्ट? अब इसके कारण d दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही होगा, म्यू नॉट I2। इसकी जगह हमें I2 लेना होगा। देखिए इसको डिस्कस करते हैं। RS के कारण यहां हम RS लिख देते हैं। RS में धारा I2 के कारण d दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इधर ले रहे हैं हम, तो ये होगा B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई। करेक्ट? अल्पांश डेल्टा L1 पर बल डेल्टा F1 इक्वल्स टू I1 डेल्टा L1 क्रॉस B2 सदिश। क्लियर है? डेल्टा F1 सदिश इक्वल्स टू I1 डेल्टा L1 क्रॉस B2। तो यहां देखिए डेल्टा F1, अगर हम इसका केवल परिमाण लें तो ये I1 डेल्टा L1 B2 होगा, क्योंकि डेल्टा L1 और B2 में बने कोण कितना है? 90 डिग्री। ये ऊपर की ओर है, ये तार है और चुंबकीय क्षेत्र ये है, तो कोण कितना हुआ? 90 डिग्री। तो यहां हमने केवल परिमाण ले लिया, डेल्टा F1 इक्वल्स टू I1 डेल्टा L1 B2। B2 का मान यहां पुट कर दीजिए, डेल्टा F1 इक्वल्स टू I1 डेल्टा L1 म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई। तो डेल्टा F1 का मान देखिए, यहां से डेल्टा F1 का मान डेल्टा F1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डेल्टा L1। एकांक लंबाई पर बल, लंबाई से भाग देते हैं। किस तार की लंबाई से? पहले तार की। अल्पांश डेल्टा F1 इक्वल्स टू डेल्टा L1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 अपॉन म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई। इसका मतलब भी क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर, क्योंकि न्यूटन प्रति मीटर। करेक्ट? और ये बराबर किसके हैं? डेल्टा F2 अपॉन डेल्टा L2। एकांक लंबाई पर बल समान है। जितना बल एकांक लंबाई पर पहला तार दूसरे पर लगा रहे, उतना ही बल दूसरा तार पहले पर एकांक लंबाई पर लगा है। करेक्ट? तो इस प्रकार से हमने बलों के परिमाण ज्ञात कर लिए। तो यहां से अगर हम देखें
दिशा कौन सी रहेगी? यहां अगर हम दिशा को समझें डेल्टा एल और F2 को, डेल्टा एल से F2 की ओर जाएं तो दक्षिणावर्ती पेच खुलेगा तो इधर की ओर, तो ये बल लगेगा डेल्टा F1 RS की ओर। दक्षिणावर्ती पेच को हम खोलें इस तरह से तो ये दिशा रहेगी, करेक्ट। तो ये देखिए डेल्टा F1 की दिशा RS की ओर है, डेल्टा F2 की दिशा PQ की ओर है। दिशाएं क्या है? विपरीत, लेकिन एकांक लंबाई के लिए दोनों के मान क्या है? समान है। तो परिमाण में समान परंतु दिशा में क्या है? विपरीत। तो इस प्रकार से न्यूटन का जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो यहां पर वेरीफाइड होता है, राइट? यस। तो यहां पर देखिए हमने ये सूत्र स्थापित कर लिया और ये था टॉपिक दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं स्पष्ट है कि एकांक लंबाई पर बलों के परिमाण समान है और बलों की दिशाएं क्या है? विपरीत है। इस प्रकार न्यूटन का तृतीय नियम सिद्ध होता है, न्यूटन का तृतीय नियम यहां लागू होता है, करेक्ट। अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इस सूत्र से आप एम्पियर की जो मानक परिभाषा है, एम्पियर की मानक परिभाषा वो यहां से प्राप्त की जा सकती है। देखिए किस प्रकार से। तो हम टॉपिक लिखते हैं एम्पियर की मानक परिभाषा। एम्पियर की मानक परिभाषा। देखिए किस प्रकार से। दो तार मान लीजिए निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे गए हैं और दोनों में 1-1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। दोनों में 1-1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो तब देखते हैं कितना बल कार्यरत होगा। तो यहां से देखिए I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। हम 1 एम्पियर की परिभाषा निकालना चाह रहे हैं। तो I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 1 एम्पियर, D इक्वल्स टू 1 मीटर। तो यहां पुट करते हैं इसमें, हमारे पास सूत्र है डेल्टा F1 अपॉन डेल्टा L1 इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। म्यू नॉट 1 गुणा 1 अपॉन 2 पाई गुणा 1। D का मान कितना लिया हमने? 1 मीटर। I1 I2 के मान 1-1। तो इस प्रकार से इसका जो मान प्राप्त हुआ हमें म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और इसका मान कितना होता है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। म्यू नॉट का जो मान होता है, म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। यहां हमने जो परिस्थितियां ली है वो निर्वात की। जब हम म्यू नॉट काम में ले रहे हैं तो यानी कि ये तार कहां स्थित है? निर्वात में स्थित है। अपॉन 2 पाई न्यूटन प्रति मीटर। तो देखिए डेल्टा F1 अपॉन डेल्टा L1 इक्वल्स टू 2, और ये कैंसिल होगा, 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर। इतना ही बल डेल्टा F2 अपॉन डेल्टा L1 की सी, डेल्टा F2 अपॉन डेल्टा L2 की सी क्रिया होगा। अगर ये मान समान है तो डेल्टा F1 अपॉन डेल्टा L1 डेल्टा F2 अपॉन डेल्टा L2 के तुल्य होगा, जो ऑलरेडी हम याद कर चुके हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, निर्वात में स्थित 1 मीटर दूरी पर दो समांतर तारों में यदि 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती हो तो उस स्थिति में तारों के मध्य बल का मान 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर होता है। देखिए किस प्रकार से
यदि निर्वात में 1 मीटर दूरी पर स्थित तारों द्वारा एक दूसरे पर लगने वाले बल का मान 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर हो तो तारों में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर। क्लियर हो रही है डेफिनेशन? यानी आप बल से बता रहे हैं 1 मीटर दूरी पर स्थित है और निर्वात में रखे गए और इतना बल लग रहा हो तो उस केस में इन चालकों में जो विद्युत धारा है उसका मान 1 एम्पियर होता है। तो ये 1 एम्पियर की मानक परिभाषा है, 11वीं क्लास में आपने पढ़ी थी। निर्वात में स्थित 1 मीटर दूरी पर धारावाही चालकों के मध्य यदि बल का मान 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति मीटर हो तो तारों में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। करेक्ट? तो इस प्रकार से हमने एम्पियर की मानक परिभाषा को स्थापित किया है। ये मानक परिभाषा है, आप ये ध्यान रखना। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है 1 एम्पियर के लिए। यस, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो हमने पढ़ा है 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल तथा एम्पियर की मानक परिभाषा। होपफुली ये टॉपिक क्लियर है। थैंक यू।